निर्माण आईएएस के इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग मेंस थ्रू एनसीईआरटी इस सीरीज में आर्ट एंड कल्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने उत्तर भारत की कुछ स्थानीय मंदिर निर्माण शैलियों के बारे में चर्चा करी, जिसमें कि बंगाल की पाल शैली और सेन शैली, उसके बाद वहां पर इंडो इस्लामिक शैली, असम की अहोम शैली, गुजरात की सोलंकी और गुजरात शैली, इनका देखा। फिर उसके बाद कुछ हमने उड़ीसा शैली की चर्चा करी, उड़ीसा शैली का बेसिक बस डिस्कस किया। तो आज आगे वहां से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एक प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं जो कि संभावित है। प्रश्न है, उड़ीसा उपशैली नागर शैली के साथ साथ द्रविड़ शैली के तत्वों को समाहित करता है। हालांकि यहां 11वीं 12वीं शताब्दी के तंत्रवाद का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। अब देखिए, यह प्रश्न है, इतना बड़ा प्रश्न है। उम्मीद है कि आप प्रश्न को समझ रहे होंगे। ताकि मैं प्रश्न को तोड़ देता हूं ताकि आप प्रश्न को आसानी से समझ सकें। देखिए, उड़ीसा उपशैली किसकी उपशैली है? नागर शैली की। लेकिन नागर शैली के साथ साथ द्रविड़ शैली के तत्वों को भी समाहित करता है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है? उड़ीसा उपशैली का एक परिचय देना है। फिर इसमें बताना है कि इसमें नागर शैली के कौन कौन तत्व शामिल हैं। फिर बताना है कि इसमें द्रविड़ शैली के कौन कौन से तत्व शामिल हैं। फिर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आता है, हालांकि यहां 11वीं 12वीं शताब्दी के तंत्रवाद, तो भारत में मुख्य रूप से उत्तर भारत में 11वीं 12वीं शताब्दी का जो दौर है वह तत्कालीन सभी भारतीय धर्मों में तंत्रवाद के प्रभाव को दिखाता है। जैसे बौद्ध धर्म में वज्रयान आ गया। ठीक है, यहां हमारे सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में तंत्रियम आया। ठीक है, और यहां पर और ऐसे ऐसे जादू टोना वाले संप्रदाय परिलक्षित होने लगे। साथ ही मंदिरों के साथ साथ जो मंदिरों में काम कला की मूर्तियां बनने लगी, ये मंदिरों पर तंत्रवाद का प्रभाव दर्शाता है। क्योंकि तंत्रवाद का जो प्रभाव होता है वह मत्स्य, मुद्रा, मैथुन जैसे तत्वों को शामिल करता है। ठीक है, तो ये बता रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 11वीं 12वीं शताब्दी का जो तंत्रवाद आया, जो उत्तर भारत में आया, बाद में दक्षिण भारत में गया, उसका प्रभाव भी इस उड़ीसा उपशैली पर दिखता है। तो यहां तक करने के बाद फिर बताना है कि 11वीं 12वीं शताब्दी में तंत्रवाद आया, उसके लक्षण क्या थे, और फिर उसका प्रभाव उड़ीसा शैली पर दिखाना है। प्रश्न स्पष्ट है। यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। आप कितना तैयार हैं और इसका समाधान कहां से आएगा? तो इसका समाधान एनसीईआरटी देता है। आइए आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी के साथ। ठीक है, उड़ीसा शैली। देखिए, उड़ीसा शैली के बारे में हम सभी पिछले क्लासों में जान चुके थे कि उड़ीसा शैली के जो प्रतिनिधि शहर थे वह कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो एक प्रतिनिधि मंदिर, सबसे प्रमुख प्रतिनिधि मंदिर के रूप में देखा गया। ठीक है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये 3 प्रमुख मंदिर थे जो कि उड़ीसा शैली के प्रमुख मंदिरों का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, इन तीनों मंदिरों की जो बनावट है वो एक ही शैली में रही है, एक ही जैसी बनावट है। नागर शैली के साथ साथ इनमें द्रविड़ शैली के भी कुछ तत्व शामिल है। ठीक है,
इन मंदिरों की वास्तुकला की जो विशेषता है उस विशेषता को 3 भाग में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से? रेखापीठ, ढाडकेव और खाकरा। ये मंदिर के 3 वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं हैं। आगे देखेंगे ये क्या है। इस शैली के जो प्रमुख मंदिर बने हैं वो आधुनिक पुरी जिले में, ठीक है, ये कोणार्क का सन मंदिर का टेंपल है, और उसके बाद भुवनेश्वर को पहले त्रिभुवनेश्वर भी कहा जाता था, पुरी और कोणार्क, ये 3 शहर हैं जहां पर कि उड़ीसा शैली के प्रमुख मंदिर बनाए गए हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि ये नागर शैली की ही एक उपशैली है उड़ीसा शैली, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें लगभग चोटी तक मंदिर एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, ठीक है। मंदिर जो सामान्य रूप से जो द्रविड़ शैली नागर शैली के जो मंदिर होते हैं, जैसे ये एक मंदिर दिख रहा है, सामान्य जो मंदिर होता है नागर शैली का वो आप लोगों को पता होता है, आधार पर एक चबूतरे पर बनता है और बनने के बाद वो सामान्य रूप से ऐसे होता है, ठीक है। मंदिर के अंदर किसी देवता की मूर्ति होती है, ठीक है। मतलब यहां से एकदम सीधी रेखाएं ऊपर की ओर जाती हैं, फिर यहां पर आमलक, कलश और एक झंडा होता है। यह सामान्य परिचय है नागर शैली का, सामान्य जो हमारे गांव में उत्तर भारत में जो मंदिर होते हैं उनका भी। लेकिन जो उड़ीसा शैली है उसको देखिए ध्यान से। यहां से मंदिर नीचे से बनना शुरू हुआ, हल्का सा कर्व लेकर के ऊपर तक आया, यहां तक जहां तक मंदिर की पूरी ऊपर तक की दीवारें हैं वहां तक वो सिर्फ हल्का सा कर्व लेके यहां तक आया और अचानक से टर्न हो गया। मतलब यहां पे क्या है कि यहां पर मंदिर की दीवार सीधी गई, फिर एक टर्न के साथ ऊपर की ओर गई। लेकिन यहां क्या है कि मंदिर की दीवारें नीचे से ऊपर तक एकदम सीधी गई और अचानक से एक टर्न लिया और मंदिर यहां पर झुक गया, ठीक है। तो यह एक अलग विशेषता है इसकी उड़ीसा शैली के मंदिरों का, ठीक है। अब उड़ीसा शैली के मंदिरों में जो इसका शिखर होता है उसे देवल कहा जाता है। हमारे यहां शिखर जो होता है, सामान्य शिखर जो होता है, वो हमारे यहां कोई शिखर पर अलग आकृति नहीं होती है, लेकिन यहां पर शिखर पर एक आकृति होती है। ये देखिए ध्यान से, उड़ीसा शैली के जो मंदिर है यहां पर ज्वाइंट हो रहा है यहां से इतना, ठीक है, और इसके ऊपर ज्वाइंट के ऊपर एक बहुत बड़े पत्थर के साथ इतना बड़ा शिखर बनाया गया है और इस शिखर को क्या कहते हैं? देवल कहते हैं, ठीक है। कहीं पर देउल लिखा रहता है, देवल या देउल, ठीक है। इस देउल के ऊपर देखिए फिर कलश रखा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर झंडा लगाया गया है। तो यह जो सामान्य विशेषता है नागर शैली के मंदिर से उससे थोड़ा सा भिन्न है। यहां पर एक ऊपर का देवल की जो संरचना है यह एक अलग प्रकार की संरचना है जो सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा शैली के मंदिरों में ही देखी जाती है, ठीक है। तो भवन अचानक से बिल्कुल सीधा होता है और फिर अचानक से चोटी पर जाकर अचानक से तेजी से भीतर की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। अब यहां यह ध्यान रखना है कि जहां उड़ीसा शैली में जो देवता का केंद्रीय स्थल होता है, जहां पर देवता रहते हैं, ईश्वर रहते हैं, मुख्य मंदिर के जो कक्ष होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जगमोहन कहा जाता है। जगमोहन का मतलब है देवता का कक्ष जहां पर कि देवता की मूर्ति स्थापित है, ठीक है। एक विशेषता और अलग होती है थोड़ी उड़ीसा शैली के मंदिरों की कि इसका आधार वर्गाकार होता है। आधार हमेशा वर्गाकार होगा, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा मंदिर उसके बाद अपने आप गोलाकार होता जाएगा। देखिए इसको ध्यान से, यहां ये मंदिर देखिए, यहां आधार इसका जो है यह वर्गाकार है, लेकिन मंदिर कैसी है? मंदिर यहां से यहां तक तो ऐसे वर्गाकार ही आएगा, लेकिन इसके बाद देखिए गोलाकार हो गया मंदिर, ठीक है। जबकि नागर शैली के जो सामान्य मंदिर होते हैं वो नीचे से ऊपर तक वर्गाकार होते हैं, ठीक है। फिर ऊपर रेखा चली जाती है।
तो लेकिन यहां पर क्या है कि आधार वर्गाकार है, लेकिन ऊपर मंदिर पूरा का पूरा क्या है, गोलाकार है। मंदिर की संरचना गोलाकार होती है। तो यह एक विशेष विशेषता है उड़ीसा शैली के मंदिर का, कि यहां भू योजना हमेशा वर्गाकार होती है, लेकिन ऊपरी का जो ढांचा होता है, ऊपरी ढांचे का जो भाग होता है वह कैसा होता है, ऊपर वृत्ताकार हो जाता है। ठीक है। अब सामान्य रूप से जो उत्तर भारत में प्रमुख नागर शैली के मंदिर बने हैं, उनकी विशेषता यह रही है कि बाहर उन पर खूब अलंकरण होता है, सजावट होता है, मूर्तियां खूब सुंदर सुंदर बनाई जाती हैं। तो ये मूर्तियां उड़ीसा शैली में भी बनी हैं। मंदिर के बाहरी दीवारों पर खूब मूर्तियां बनी हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर में अंदर प्रवेश करेंगे उसके बाद वहां मंदिर की दीवारें एकदम सादा है, कोई बनावट नहीं है, सिर्फ ईश्वर की एक मूर्ति नीचे रखी है। मंदिर की दीवारों पे अंदर से कोई मूर्ति नहीं है। बाहर बहुत सारी मूर्तियां हैं, अंदर कोई मूर्ति नहीं। इसका कारण क्या होता है, पिछले क्लास में हमने जाना था कि इसके दो कारण होते हैं। एक तो कि जीवन में चरण है एक, और हाँ, उड़ीसा शैली के भी जो मंदिर होते हैं यह भी चूंकि 11वीं 12वीं शताब्दी के बने हैं, तंत्रवाद का प्रभाव है, इसीलिए मंदिर के बाहरी दीवारों पर जो मूर्तियां बनाई गई हैं उनमें भी कामोत्तेजक मूर्तियां बहुत सारी बनाई गई हैं। तो ये उड़ीसा शैली के मंदिरों की एक सामान्य विशेषता है, जो कि सिर्फ उड़ीसा शैली में नहीं है, बल्कि इस काल में जो भारत में मूर्तियां बननी शुरू हुई, मंदिर बनने शुरू हुए, चाहे वो खजुराहो के मंदिर बने या फिर गुजरात के सोलंकी कला के मंदिर बने या उड़ीसा के बने, तीनों मंदिरों में काम कला की मूर्तियां, कामोत्तेजक मूर्तियां बनाई गई। ठीक है। तो ये एक विशेषता थी जो कि आपको कोणार्क के टेम्पलों में दिख जाती है। जैसे देखिए यहां ये उड़ीसा के टेम्पल की विशेषताएं हैं। ठीक है, ये स्कल्पचर्स हैं, आपको यहां पर कामोत्तेजक मूर्तियां दिख जा रही होंगी। ये जो कामोत्तेजक मूर्तियां हैं, मुख्य रूप से ये मूर्तियां जो बनी हुई हैं, ये जो उस समय का तंत्रवाद का प्रभाव डेवलप हुआ, जो कि सभी धर्मों, तत्कालीन सभी धर्मों को प्रभावित कर रहा था, वह यहां पर भी दिखता है। मंदिर के दीवारों पर ऐसी काम कला की कामोत्तेजक मूर्तियां आपको दिख जाएंगी। ठीक है। तो इन मूर्तियों से, और लेकिन यह मंदिर के बाहरी दीवार पर है, मंदिर के अंदर की दीवारों पर आपको ऐसी कोई मूर्ति नहीं दिखेगी। क्यों, ऐसा क्या है भाई कि मंदिर के अंदर की दीवारों पर ऐसी मूर्तियां नहीं दिखती हैं? तो उसका एक कारण है कि जो जीवन के चरण होते हैं, मंदिर के बनाने वाले निर्माताओं के दिमाग में यह था कि मनुष्य को यह समझाया जा सके कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये जीवन के तत्व हैं। आपको अर्थ भी कमाना है, धर्म भी कमाना है, काम भी करना है और मोक्ष भी करना है। तो काम जीवन का एक अंग है, और हमारे जो कि गृहस्थ आश्रम है उसका वह एक प्रमुख अंग है, ताकि मनुष्य संतान उत्पत्ति करे और आगे अपने पीढ़ी को बढ़ाए। तो इसीलिए मंदिर भी यह कहते हैं कि सन्यास है, मंदिर अंदर क्या है, ईश्वर है आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब आप काम के चरण को पार करके आएंगे, काम के चरण को खाली छोड़ देंगे। कहते हैं, मंदिर कहता है कि बाहर काम का चरण है, बाहर के काम के चरण को पार करके आपको अंदर आना है। अंदर एकदम कोई भी बनावट नहीं होगी, अंदर एकदम सादा मंदिर रहेगा, सिर्फ ईश्वर है। अपने अंदर के सभी चीजों को समाप्त करके यहां आइए, यहां सिर्फ ईश्वर की मूर्ति रहेगी, यहां सिर्फ आप और ईश्वर है। बाहर काम है, लेकिन आपको उस रास्ते से आना है, काम को छोड़ के नहीं। काम से अलग होकर के कोई जीवन नहीं है बाहर काम से होते हुए आपको यहां पहुंचना है। तो इसीलिए यह जो उस काल के मंदिर बने, उन सब में यही एक भाव के साथ विकसित किया गया कि जीवन के सभी चरणों को पार करके ही मनुष्य संन्यास ले सकता है, और तभी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करता है। इसीलिए उड़ीसा शैली के भी जो मंदिर बने, यहां पर भी कामोत्तेजक मूर्तियां मंदिर के बाहरी दीवारों पर दिखती हैं, जैसे कि खजुराहो में दिखती हैं, लेकिन मंदिर के अंदर में एकदम शांत, और मंदिर के दीवारों पर फिर कोई अंदर की तरफ कोई मूर्तियों का अंकन नहीं है। ठीक है।
तो बाहरी भाग अत्यंत अलंकृत, लेकिन भीतरी भाग एकदम खाली और सादा होता है। यह उड़ीसा शैली की अलग विशेषता है। उड़ीसा शैली का जो सबसे प्रमुख प्रतिनिधि मंदिर है वह कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है, कोणार्क का भव्य सूर्य मंदिर। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये दिख रहा है आप लोगों को सामने, कोणार्क का सूर्य मंदिर। देखिए मंदिर की शैली देख लीजिए। ठीक है, यहां रथ के पहिए आप लोगों को दिख रहे होंगे, अगर दिख रहे होंगे तो नोटिस करेंगे तो आप लोग, और यहां घोड़े दिख रहे होंगे जो कि इन रथों के पहियों से जुते हैं। और यहां देखिए, यहां भी रथ के पहिए हैं, यहां भी, यहां तो बड़ा हो गया, अब दिख रहे होंगे आप लोगों को रथ के पहिए। यहां रथ का पहिया है, यहां रथ का पहिया है, यहां रथ का पहिया है, यहां रथ का पहिया है। यहां देखिए घोड़े हैं जो इस रथ को खींच रहे हैं, और इस रथ के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो कोणार्क का मंदिर है, और मंदिर के बाहरी दीवारों पर ये सब आप लोगों को बीच बीच में कामोत्तेजक मूर्तियां दिख रही होंगी। ठीक है, पूरे मंदिर के ऊपर बनी हुई है ये। तो यह मंदिर जो है 1240 ईस्वी के आसपास बनाया गया है। ठीक है, इसका जो शिखर था, कहा जाता है कि उत्तर भारत के जो मंदिर बने थे उनमें सबसे भारी भरमक शिखर इसी मंदिर का होता था। शिखर मतलब ऊपर का जो गुंबद था, सबसे बड़ा, सबसे भारी होता था। और चूंकि बहुत भारी था और चट्टानों की एक निश्चित आयु होती है, तो यह समय के साथ इसका देखरेख नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में, 1800 समथिंग में, इसका शिखर अचानक से नीचे गिर पड़ा। बहुत भारी शिखर था और 19वीं शताब्दी में नीचे गिर पड़ा। अब क्या है कि अब यह मंदिर जो है, अब मंदिर तो है, उसका जगमोहन है, जगमोहन अंदर जो कि मंडप होता है उसे जगमोहन कहा जाता है, और उसका ऊंचा आधार है जिस पर कि यह मंदिर बना है। बड़े बड़े 12 जोड़े हैं पहियों के। ठीक है, मतलब टोटल 24 पहिए हैं मंदिर में लगे हुए हैं। ठीक है, और इसको 7 घोड़े खींच रहे हैं, जिसे माना जाता है कि भगवान सूर्य के 7 घोड़े हैं जो कि मंदिर को खींच रहे हैं। तो अब जो मंदिर बचा हुआ है, इसमें ऊपर का शिखर नहीं है, बाकी शेष भाग मंदिर का बचा हुआ है। तो यह मंदिर जो आप लोगों को दिख रहा है, यहां से देखिए समाप्त हो गया है। ऊपर देखिए कुछ लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि ऊपर का शिखर टूट गया है, टूट के गिर गया है, इसीलिए। नहीं तो अगर शिखर होता तो यहां पर एक कलश होता और उसके ऊपर एक झंडा होता। लेकिन शिखर टूट गया है, तो अब यहां पर एक बस झंडा के लिए अलग से एक पाइप लगा दी गई है। इससे पता चल गया है कि ये जो मंदिर बना है उस समय कितने मेहनत के साथ इन मंदिरों का शिखर, सोचिए इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े बड़े पत्थर पहुंचा दिए जाते थे और वो उस पर लगभग 1000 वर्षों तक पड़े रहे। और ऐसा नहीं था कि आजकल की तरह कोई सीमेंट गिट्टी लगा दी गई है, क्योंकि सीमेंट गिट्टी की तो आयु होती है, वो 100 साल, मैक्सिमम 100 साल खींच पाते हैं। लेकिन ये 700, 1000 साल, कुछ हमारे जो गुप्तकालीन मंदिर हैं वो तो और ज्यादा 2000, 3000 साल से पड़े हुए हैं। और दक्षिण भारत के मंदिर और बड़े ऊंचे पड़े हुए हैं और उसी संरचना में हैं जिनमें सीमेंट गिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया, फिर भी मंदिर इतने अस्थायी है। तो उस समय जो मंदिर बनते थे, इससे पता चलता है कि जो उड़ीसा शैली के मंदिर बने हैं, ये भी यहां के जो कलाकार होते थे वे कितने परिपक्व होते थे अपने मंदिर निर्माण के लिए, कितनी अधिक उनकी एक्सपर्टीज होती थी। ये जो रथ शैली के मंदिर बने हैं, जो कि अभी हमने सूर्य मंदिर देखा, दक्षिण भारत में कर्नाटक में हम्पी में, दक्षिण भारत के कर्नाटक के हम्पी में, यहां पर भी रथ शैली के मंदिरों का निर्माण किया गया। संभवतः प्रारंभिक रथ शैली के जो मंदिर बने, ये कर्नाटक के हम्पी में ही बनाए गए। और यहां पर सप्तरथ का मतलब कि 5 पांडवों के रथ, धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ, और एक द्रौपदी रथ,
और एक सामूहिक रथ। ऐसे सप्त रथ मंदिर कर्नाटक के हम्पी में बनाए गए। उसी देखिए कर्नाटक के हम्पी का मंदिर है, आगे घोड़े लगे हुए होते थे, ये देखिए रथों के पहिया हैं, ठीक है, और ये एक मंदिर है। तो ये प्रारंभिक मंदिर है जो कि दक्षिण भारत में बनने शुरू हुए, और ये रथ शैली के मंदिर थे। तो कहा जाता है कि उड़ीसा में जो रथ शैली के मंदिर बने, मुख्य रूप से जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, रथ शैली का मंदिर है, इसकी प्रेरणा दक्षिण भारत के इसी कर्नाटक के हम्पी से प्रेरित होकर के और वहां पर रथ शैली के मंदिर बनाए गए। मतलब कि द्रविड़ शैली का प्रभाव भी उड़ीसा के मंदिरों में दिखता है, और इसीलिए रथ शैली वहां पर भी बननी शुरू हुई। दूसरा एक लॉजिक है कि चूंकि उड़ीसा में रथ खींचने की परंपरा पहले से रही है, वहां पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, और रथ यात्रा निकलने की और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का जो विचार है वह पुराणों में आता है। बहुत पहले, इस मंदिर के बनने से बहुत पहले भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा का वर्णन मिलता है। तो इसलिए भी कहा जाता है कि संभवतः जब वो मंदिर बन रहे होंगे उड़ीसा शैली के, तो भगवान जगन्नाथ के जो रथ यात्रा निकलती थी उसी से प्रेरित होकर के कलाकारों ने मंदिर बनाया है, इसलिए भी वहां पर रथ शैली के मंदिर बनाए गए हैं। तो दो लॉजिक है कि उड़ीसा शैली में रथ शैली के मंदिर क्यों बनाए गए। तो एक तो हो सकता है कि कर्नाटक के हम्पी से प्रेरित होकर के बनाए हो, और दूसरा वहां भगवान जगन्नाथ की पहले से ही रथ यात्रा निकलती थी, इसीलिए हो सकता है कि उस रथ यात्रा से प्रेरित होकर के ये रथ शैली के मंदिर बने होंगे। ठीक है, अब आते हैं कि और हाँ, ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ जो संपूर्ण मंदिर है यह किसी शोभा यात्रा में खींचे जाने जैसे विशाल रथ के जैसा ही बना हुआ है। ठीक है, तो मंदिर स्वयं एक विशाल रथ के, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि संभवतः यहां पर द्रविड़ शैली का प्रभाव नहीं, बल्कि यहां के स्थानीय संस्कृति जिसमें कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा खींची जाती थी उसका प्रभाव ज्यादा रहा होगा। ठीक है, जो मंदिर का दक्षिणी दीवार है, यहां पर भगवान सूर्य की एक विशाल प्रतिमा है जो हरे पत्थर से बनी हुई है। अब यहां ध्यान रखना है कि किसी भी क्षेत्र में जैसे पत्थर पाए जाते हैं, मंदिर की संरचना भी उसी पत्थर से बनी होती है। जो गंधार के क्षेत्र में, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में अगर भारत के कुछ मंदिर हैं, तो वहां पे जो मंदिर पाए गए हैं वो मुख्य रूप से काले स्लेटी पत्थर के पाए गए हैं। ठीक है, जो मध्य भारत के मंदिर बने हैं वे काले स्लेटी और लाल बलुई दोनों पत्थरों के मिलने से बने हैं। उड़ीसा शैली के जो मंदिर बने हैं वे मुख्य रूप से हरे और काले पत्थरों से बने हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए चूंकि वहां पर वैसे ही पत्थर प्राप्त होते थे, इसीलिए उड़ीसा शैली की जो मंदिर बने हैं वो हरे पत्थरों के बने हुई हैं, इसलिए प्रतिमाएं भी हरी पत्थरों की ही बनी हुई हैं। अब यहां भी एक बात ध्यान रखना है, पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो गुजरात शैली के मंदिर बनते थे, मुख्य रूप से जो मोढेरा का सूर्य मंदिर बना था, उसकी विशेषता यह थी कि जब विषुव का टाइम होता था, इक्विनॉक्स होता था 21 मार्च और 23 सितंबर, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरण उस मंदिर के अंदर सूर्य भगवान की प्रतिमा पर पड़ती थी। शेष दिन कभी नहीं पड़ती थी, मतलब साल में सिर्फ 2 ही बार ईश्वर की प्रतिमा पर सूर्य की सीधी किरण पड़ती थी। लेकिन जब उड़ीसा शैली के मंदिर बने तो यहां पर ऐसे बनाया गया है कि भगवान सूर्य की प्रतिमा पर साल भर सीधी किरण भगवान सूर्य के मंदिर में अंदर प्रवेश करे। तो बनावट ऐसी है, वहां पर क्या है कि कलाकारों ने सोचा है कि सिर्फ 2 ही दिन सूर्य का प्रकाश वर्ष में अंदर जाए। यहां क्या है कि यहां चाहे सूर्य उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो, हर समय सूर्य का प्रकाश मंदिर के अंदर जाना चाहिए। तो यह बनावट, यहां पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि सूर्य की वास्तविक किरणें गर्भगृह में हमेशा, सूर्य मंदिर है तो उसमें हमेशा हर समय प्रवेश करती दिखनी चाहिए। ठीक है, तो यह एक विशेष बनावट है जो उड़ीसा के सूर्य मंदिर में देखा जाता है। ठीक है, ठीक है, उड़ीसा शैली के मंदिरों की पिछले क्लास में भी थोड़ी सी हमने बेसिक चर्चा कर ली थी। आज हमने वहां की एक विशेष मंदिर निर्माण शैली को स्पष्ट समझ लिया, तंत्रवाद का प्रभाव भी देखा, दक्षिण के द्रविड़ शैली का प्रभाव भी संभवतः था, जो कि रथ यात्रा रथ मंदिर से देखा जाता है, हम्पी रथ मंदिर से प्रेरित होकर के। अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली का प्रभाव या फिर उस समय के
जो तंत्रवाद का प्रभाव है तो वो दिखता है। तो ये आप लोगों को अब लगभग पता चल गया। भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में भी, विशेष करके हिमालय से सटे हुए पहाड़ी क्षेत्र हुए, वहां पर भी मंदिर निर्माण की एक शैली विकसित हुई। ठीक है, और वो जो शैली विकसित हुई वह मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के कुमाऊं, गढ़वाल, ठीक है, और कश्मीर क्षेत्र में विकसित हुई। अब ये हम सभी जानते हैं कि यहां कश्मीर क्षेत्र में जब गंधार मूर्ति कला विकसित हो रही थी, तो गंधार कश्मीर से थोड़ा सा ही सटा है, ज्यादा दूर नहीं है। गंधार, तक्षशिला, पेशावर, ये सब कुछ जो गंधार कला के केंद्र थे, तो वहां से कश्मीर के सटे होने के कारण कश्मीर में भी प्रारंभिक मूर्तियां जो बननी शुरू हुई वो गंधार कला की मूर्तियां बननी शुरू हुई। ठीक है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कश्मीर, जो कि कश्यप ऋषि वहां पर तपस्या किया करते थे, और भारत के सभी जो ऋषि महर्षि होते थे वो कश्मीर में हिमालय की गोद में जाकर के तपस्या किया करते थे। तो कश्मीर में ऋषि परंपरा बहुत पहले से प्रचलित थी। इसीलिए कश्मीर में भारत के दूर दूर के सन्यासी जाकर के कश्मीर में भगवान शिव की या भगवान जगन्नाथ की तपस्या करते थे। तो वहां पर इन सभी सन्यासियों के जाने से, ये सभी सन्यासी गए तो अपने साथ अपने ज्ञान और अनुभव भी लेके गए। तो इसीलिए बाद में वहां पर जब गंधार शैली के तुरंत बाद फिर मूर्ति निर्माण या मंदिर निर्माण होने लगा, तो देश भर में जितनी परंपराएं थी, जितने मंदिर निर्माण की कलाएं थी, वो सभी वहां पर पहुंच गई। और इसीलिए कश्मीर के क्षेत्र में या हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में जो मंदिर निर्माण संरचना विकसित हुई, उसमें हमें उड़ीसा शैली भी दिखती है, उसमें हमें गुजरात की शैली भी दिखती है, उसमें हमें द्रविड़ शैली भी दिखती है, खजुराहो शैली भी दिखती है, बंगाल शैली भी दिखती है, और असम की शैली भी दिख जाती है। इसका मतलब है कि जो ये पहाड़ी शैली विकसित हुई, यह भारत की सभी मंदिर शैलियों का घालमेल मिश्रण शैली के रूप में विकसित हुई। ठीक है, तो कश्मीर में पहले गंधार शैली का प्रभाव रहा। ठीक है, लेकिन बाद में गुप्तोत्तरकालीन के बाद से यहां पर सारनाथ कला और मथुरा कला का भी प्रभाव जुड़ने लगा। यहां तक कि गुजरात और बंगाल के क्षेत्र से भी लोग यहां पर पहुंचने लगे और उनके साथ उनकी कलाएं भी वहां पर पहुंचने लगी। ठीक है, यहां पर बनारस, नालंदा और दक्षिण भारत के कांचीपुरम तक, जो दक्षिण भारत के कांचीपुरम जो मंदिर निर्माण का एक केंद्र था, वहां की कलाएं भी कश्मीर तक पहुंच गई। ठीक है, और ये कश्मीर में ये सारी कलाएं मिक्स हो गई। साथ ही कश्मीर की कुछ अपनी एक अलग विशेषता भी थी। कश्मीर की अलग विशेषता क्या थी कि यहां वर्ष भर, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में वर्ष भर हिमपात होता था। तो हिमपात होता था तो मंदिर निर्माण की संरचना ऐसी होनी चाहिए थी ताकि हिम उस पर बर्फ गिरे और बर्फ फिसल करके नीचे की ओर आ जाए। तो इसीलिए कश्मीर के क्षेत्र में अपनी जो विशेषता थी कि मुख्य गर्भगृह और शिखर रेखा प्रसाद शैली तो बने हुए होते थे, रेखा प्रसाद शैली जो कि नागर शैली की विशेषता थी, लेकिन जब मंडप बनता था वो काठ का बनता था ताकि हल्का हो, ठीक है, बहुत भारी नहीं हो, और उस पर बर्फ फिसल करके नीचे आ जाए। यहां पर जो दक्षिण कश्मीर में मंदिर बनने शुरू हुए, एक राजवंश आता है कारकोट राजवंश। ठीक है, और कारकोट राजवंश के एक प्रमुख राजा थे ललितादित्य मुक्तापीड, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो ललितादित्य मुक्तापीड एक ऐसे राजा थे जिन्होंने कारकोट वंश और लोहार वंश, कश्मीर में दो प्रमुख राजवंश थे जिन्होंने की वहां पर मंदिर निर्माण की संरचनाएं विकसित करवाई। तो इस कारकोट वंश के राजाओं ने वहां पर जो मंदिर निर्माण संरचना विकसित की, ये देखिए वहां पर पहाड़ी क्षेत्र के मंदिर हैं। अच्छा, इनको देख करके ये देखिए, इस मंदिर को देख करके आप देखिए, यह मंदिर आपको उड़ीसा शैली के मंदिरों का पूरा पूरा कॉपी दिख रहा है ना, यहां से उड़ीसा शैली। फिर यहां देखिए, यहां पर जगमोहन है, ये ऊपर का दिख रहा है, जगमोहन कह रहा हूं, ये ऊपर का गुंबद है, ठीक है, देउल है, पूरी की पूरी ये उड़ीसा शैली दिख रही है। ठीक है, ये देखिए यहां इधर उड़ीसा शैली है और इधर ये मंदिर के जो ढलान है
ये क्या दिखा रहे हैं कि ये पहाड़ी शैली है जहां पर कि बर्फ आकर के नीचे फिसल करके गिर जाए। तो ये कश्मीर की स्थानीय शैली हो गई और पीछे उड़ीसा शैली हो गई। तो दोनों शैलियों का मिश्रण यहां पर दिखता है। ठीक है, तो जो कारकोट राजवंश के शासकों ने जो मंदिर बनवाए उनमें एक काफी प्रमुख मंदिर था पंडेरनाथ का मंदिर। ठीक है, पंडेरनाथ का मंदिर जो था इसमें द्रविड़ संस्कृति दिखती है। द्रविड़ संस्कृति कैसी? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो द्रविड़ शैली विकसित हुई उसमें मंदिर के साथ साथ मंदिर के आसपास तालाब भी होता था। द्रविड़ संस्कृति में जो द्रविड़ मंदिर शैली विकसित हुई उसमें बहुत सारे मंदिर ऐसे थे जो कि तालाब के बीच में बने हुए होते थे। और कश्मीर में भी पंडेरनाथ का मंदिर जो है इसमें वह द्रविड़ संस्कृति दिखती है। जैसे यहां पर देखिए, यहां देखिए भगवान पंडेरनाथ का मंदिर दिख जाएगा। ये है, छोटा सा है, आप लोगों को ध्यान से दिख रहा होगा। देखिए एक पूरी जलाशय है, तालाब है, तालाब के बीच में एक मंदिर है। ठीक है, इधर देखिए, इधर नागर शैली की रेखा देउल दिखती है और साथ ही पहाड़ी शैली की यह ढलान भी दिखती है। तालाब में बना हुआ मंदिर है। तो एक साथ अलग अलग शैलियों का मिश्रण यहां के मंदिरों में दिख जाता था। ठीक है, तो यह कश्मीर के मंदिर की एक विशेष विशेषता रही कि वहां पर मंदिर बहुत सारे भारत भर के लगभग सभी मंदिर निर्माण कलाओं का मिश्रण लेकर के आसपास डेवलप हुए। क्योंकि वही कि कश्मीर की जो परिस्थितियां होती थी, बर्फीली परिस्थितियां होती थी, इसीलिए मंदिरों का ढाल बाहर की ओर होता था ताकि बर्फ फिसल करके बाहर की ओर आगे चले जाएं। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना है कि एक और मंदिर है लक्षणा देवी मंदिर। ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश में है। लक्षणा देवी मंदिर में यहां पर भी कुछ आपको अलग अलग विशेषताएं दिख जाएंगी। जैसे यह लक्षणा देवी टेम्पल है। ठीक है, ये लक्षणा देवी टेम्पल है। देखिए अब ये मंदिर दिख रहा है, कहीं से ये क्या दिख रहा है? एक घर जैसा है छोटा सा। पूरी की पूरी मंदिर क्या है? सिर्फ लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है, ये दीवारें भी लकड़ी की बनी हुई है। पूरी की पूरी मंदिर की संरचना लकड़ी की है और एकदम ढलान है ताकि बर्फ गिरते रहे और बर्फ की सड़क करके नीचे चला जाए। तो ये लक्षणा देवी मंदिर में एकदम बर्फों के छलक करके नीचे जाने के लिए ढलान बनाया गया और लकड़ी की संरचना इसलिए बनाई गई ताकि मंदिर अक्सर जब बर्फ का होगा, पत्थर का होगा, तो बर्फ अचानक से आकर के पत्थर पर धक्का मारेंगे और हो सकता है कि मंदिर टूट जाए। लेकिन लकड़ी के मंदिर के साथ क्या था कि यहां पर इसको साफ करना आसान है। बर्फ आता रहेगा, उसको बहुत भार नहीं पड़ेगा, लोग आसानी से हटा देंगे, लकड़ी को धीरे से हटा देंगे, मंदिर को शिफ्ट भी किया जा सकता है। इसीलिए यहां पर जो मंदिर निर्माण, ये पहाड़ के ऊपर का मंदिर है लक्षणा देवी मंदिर, तो ये लकड़ी के बनाए गए ताकि मंदिर का भार हल्का रहे। ठीक है, अब यहां पर एक बात और भी ध्यान रखना है कि लक्षणा देवी मंदिर में यहां पर दो मूर्तियां पाई गई हैं, एक महिषासुरमर्दिनी माता दुर्गा की और दूसरा भगवान नरसिंह की, दो प्रतिमाएं हैं। लक्षणा देवी मंदिर में बंगाल की जो पाल शैली की प्रतिमाएं बनी हैं उनकी कॉपी दिखती हैं। कैसे कि इन मंदिरों में धातु प्रतिमा की परंपरा का पालन किया गया। आप सभी जानते हैं कि जो पाल कला थी बंगाल में, उसमें जो मूर्तियां बननी शुरू हुई थी वो धातु परंपरा या धातु की मूर्तियां ज्यादा बनी। ठीक है, तो यहां भी कश्मीर में भी हिमाचल प्रदेश में जो लक्षणा देवी मंदिर है यहां पर धातु प्रतिमा का परंपरा का पालन किया गया और यहां पर महिषासुरमर्दिनी की और भगवान नरसिंह की जो मूर्तियां बनी हैं वो किस चीज की बनी है? धातु की बनी है, जिसमें तांबा और जास्ता का मिश्रण बना करके ये मूर्तियां बनाई गई हैं। जैसे यहां पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यहां देखिए ये महिषासुरमर्दिनी जी की मूर्ति है, महिषासुरमर्दिनी माता की। ठीक है, तो
ये धातु की मूर्ति है, आपको दिख रहा है, धातु की मूर्ति के रूप में माता जी विराजमान है। यहां पर ये भगवान नरसिंह है, धातु के मूर्ति के साथ दिख रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर जो हिमाचल प्रदेश में जो मूर्तियां बननी शुरू हुई, उनमें धातु कला की भूमिका बढ़ गई। और धातु कला कहां से प्रेरित होकर के आया? पाल कला से प्रेरित होकर के आया। तो मंदिर निर्माण के साथ साथ मूर्तियों के बनावट में भी भारत के स्थानीय तत्वों का यहां के शैलियों में, पहाड़ी शैली में समामेलन दिख जाता है, ठीक है। यहां ध्यान ये रखना है कि लक्ष्मणा देवी मंदिर में एक वहां पर शिलालेख पाया गया है, ठीक है। और उस शिलालेख पर लिखा गया है कि यह मंदिर राजा मेरू वर्मन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो सोचिए 7वीं शताब्दी का मतलब क्या है कि भारत में मंदिर निर्माण कला 5वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुई गुप्त काल में, और 7वीं शताब्दी मतलब तुरंत गुप्तोत्तर काल के बाद। तो बंगाल की जो कला है वो लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी का है, वह वहां बाद में डेवलप हुआ, हालांकि स्थानीय संस्कृति में वो था। लेकिन उससे पहले ही लक्ष्मणा देवी मंदिर में जो धातु मूर्ति कला का विकास हुआ, वो दिखाता है कि बंगाल से पहले मूर्ति निर्माण और मंदिर निर्माण की परंपरा कश्मीर के क्षेत्रों में पहुंच चुकी थी। अब कारण क्या है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कश्मीर की निकटता गंधार से थी, और गंधार में मूर्ति कला की जो शैली थी वह मौर्योत्तर काल में ही विकसित हो गई थी। तो मौर्योत्तर काल से प्रेरित होकर के कश्मीर के क्षेत्र में भी मूर्ति निर्माण परंपरा विकसित हुई, और फिर बाद में गुप्त काल में जब मंदिर बनने लगे तो वो मंदिर निर्माण संरचना जल्दी ही कश्मीर में पहुंच गई, जबकि बंगाल में पहुंचने में उसे काफी टाइम लगा। लेकिन गुप्त काल के मंदिर मध्य भारत से कश्मीर जल्दी पहुंच गए, और मूर्ति कला जो थी वह भारत में जो धातु मूर्ति कला थी और पत्थर मूर्ति कला थी, दोनों से प्रेरित होकर के मंदिर भी सभी परंपराओं से प्रेरित होकर के बनने शुरू हुए। अब प्रश्न हो सकता है यूपीएससी यही पूछ ले कि पहाड़ी शैली जो कि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई, इसमें भारत के सभी स्थानीय शैलियों का समामेलन दिखता है। अब यह प्रश्न हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो यूपीएससी पूछ सकता है। और अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो इसमें के लिए सिर्फ और सिर्फ आप दोषी हैं, क्योंकि यूपीएससी ने आपके लिए सोर्स बता दिया है कि एनसीईआरटी इतनी अच्छी सोर्स है, डिटेलिंग के साथ एनसीईआरटी आपको ये बता रहा है, और फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक मुश्किल सा दौर है कि आप अपने पढ़ाई का जो मुख्य आधार है एनसीईआरटी, उसी को मिस कर रहे हैं। तो आगे से जरूर एनसीईआरटी को फोकस करें, एनसीईआरटी को बेस बनाएं, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपके कठिन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। मार्केट के नोट्स या फिर बाजार की जो स्टैंडर्ड किताबें दिखती हैं वह भी यहां पर असफल रहेंगी, सिर्फ एनसीईआरटी ही आपका बेड़ा पार लगाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने उड़ीसा शैली और पहाड़ी शैली के बारे में चर्चा करी। आगे की क्लास में हम इससे आगे की चर्चा कंटिन्यू रखेंगे। जो प्रश्न मैं आप लोगों को देता हूं, संभवतः मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे प्रश्नों को लिखने का भी प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप ऐसे प्रश्नों को मिस करते हैं, तो ऐसे प्रश्न अगर आप नहीं लिखेंगे, नहीं टच करेंगे, तो एग्जाम हॉल में आपको इससे भी भयानक हो सकता है प्रश्न आ जाए। लेकिन ऐसे प्रश्नों से अगर अभी अपडेट रहेंगे तो एग्जाम हॉल के प्रश्न आपको परेशान नहीं करेंगे, और आप आर्ट एंड कल्चर जो कि लगभग 50, कभी 70 नंबर, कभी 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका आसानी से उत्तर देने में सफल होंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी लिखने का प्रयास करिए। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।